A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 8th of July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Perfecting the Test. देखो, perfecting का मतलब किसी चीज को और भी ज्यादा बेहतरीन बना देना, टेस्ट. यहाँ पे टेस्ट यूज किया गया है जो बच्चों का जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, सीबीएसई की बात की जा रही है. तो सीबीएसई ने 2-3 दिन पहले अपना एक प्लान क्या किया, शेयर किया है, जिसके अंदर 10th और 12th का जो असेसमेंट होना है वो किस तरीके से किया जाएगा. तो इस बात को उन्होंने क्या किया, शेयर किया है. देखते हैं ये जो उन्होंने सीबीएसई ने जो प्लान प्रेजेंट किया है, जो प्लान शेयर किया है, वो कितना बेनिफिट करता है बच्चों को. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखिए, सीबीएसई प्लान, तो सीबीएसई ने अपना एक प्लान दिया है क्लास 10th और 12th के असेसमेंट को लेकर, उसकी मूल्यांकन को लेकर. शुड इनकॉर्पोरेट, तो उसको क्या करना चाहिए, सीबीएसई को अपने प्लान के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए, शामिल करना चाहिए नीड्स ऑफ स्ट्रेस्ड स्कूल. स्ट्रेस्ड का मतलब है विक्टिमाइज, जो कोविड की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ जिन स्कूल्स के अंदर, तो उन स्कूल्स की नीड को भी पूरा करना चाहिए. तो सीबीएसई का जो अभी जो प्लान है उसको क्या होना चाहिए, 10th और 12th की असेसमेंट तो करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्कूल सबसे ज्यादा विक्टिमाइज्ड हुए हैं, सबसे ज्यादा जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, तो उनकी नीड को भी ध्यान में रखना चाहिए. एट द सेम टाइम जो असेसमेंट होनी चाहिए वो फेयर एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, जिससे कि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके. प्रिपेयरिंग फॉर अनसर्टेन एकेडमिक ईयर अहेड. अभी मतलब अब की बार सीबीएसई ने क्या किया, वो अपने आप को पहले उसने प्रिपेयर कर लिया है. अनसर्टेन मतलब जो कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है. एकेडमिक ईयर, जो आने वाला जो साल है, एकेडमिक ईयर है अहेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक. कोविड का दौर चल रहा है अभी भी, मतलब सीबीएसई इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं हो सकती है कि जो उसके एग्जाम हो गए 10th और 12th का, जो पूरा का पूरा जो एकेडमिक ईयर चलेगा वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेगा. तो अभी भी मतलब बहुत सारी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है. मतलब अभी भी हम इस चीज को सर्टेन तरीके से नहीं कह सकते कि आने वाला जो पूरा का पूरा सेशन रहेगा वो प्रॉपर तरीके से चलेगा. तो इसी अनसर्टेन एकेडमिक ईयर को कंसीडर करते हुए सीबीएसई ने अपना एक प्लान शेयर किया है. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, द सीबीएसई हैज डिसाइडेड, और सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया है, on an assessment scheme for classes 10 and 12 for 2021-22 सॉरी. तो मतलब उसने क्या किया है, ये जो एकेडमिक ईयर है 2021 और 22, तो इस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, जो सर्कमस्टेंसेस है बहुत अनक्लियर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी सीबीएसई ने क्या किया है, एक प्लान क्या किया है, एक प्लान उन्होंने शेयर किया है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, क्लास और 10th और 12th का जो असेसमेंट किया जाएगा वो किस बिहाव पर असेसमेंट किया जाएगा, अंडर वेरियस सिनेरियोज का मतलब एस्पेक्ट, अलग अलग मतलब जो सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं उसके हिसाब से उसने अपना प्लान बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस होंगे उस तरह के प्लान को अडॉप्ट किया जाएगा. इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी, सबसे पहले बात की जाए, ये संभावना है दैट बोर्ड एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड. सबसे पहले तो इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा कि अगर एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा सकता है तो उनको कंडक्ट कराना चाहिए. शुड सर्कमस्टेंसेस इंप्रूव, अगर सर्कमस्टेंसेस इंप्रूव होते हैं तो बोर्ड के एग्जाम्स कराए जाएंगे. द ईयर गॉन बाय, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी कि बोर्ड के एग्जाम्स होने चाहिए अगर सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल होते हैं. द ईयर गॉन बाय, जो पीछे वाला जो साल था 20, अगर बात करें 2020-21 की अगर बात करूं, 2020-21 की बात करूं, बाय वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर ऑल द बोर्ड्स. मतलब जो पीछे वाला जो साल था, सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं है, सभी बोर्ड्स के लिए वो चैलेंजिंग था, क्योंकि पूरे साल बच्चे स्टडी नहीं कर पाए थे और उनका जो एग्जाम्स कंडक्ट कराना था, एनुअल एग्जाम्स कंडक्ट कराना था, बिकॉज ऑफ सेकंड वेव, क्योंकि उस दौरान सेकंड वेव का बहुत ज्यादा कहर था और इस वजह से जो जितने भी बोर्ड्स थे वो अपने एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कर पाए. और ये जो पीछे वाला जो साल था सभी बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा. एंड सीबीएसई हैड टू, और सीबीएसई को हैड टू हैस्टली कम अप, और सीबीएसई को क्या करना पड़ा, मजबूरी में हैस्टली जल्दी से कम अप आना पड़ा विद स्कीम. और सीबीएसई को एक मजबूरी के अंदर एक स्कीम के साथ आना पड़ा, क्योंकि सीबीएसई अपने एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कर पाए. टू एसेस का मतलब टू इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना,
कैंडिडेट स्टूडेंट्स इन क्लास 12 और उसको एक नई स्कीम के साथ आना पड़ा, जिस स्कीम के थ्रू वो क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी कैंडिडेट्स थे, उनको किस तरीके से असेस किया जाएगा। जैसे कि अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो सीबीएसई ने सभी के सभी जो स्टूडेंट थे क्लास 12 के, उनको प्रमोट कर दिया, बट उनका जो असेसमेंट का जो तरीका है वो एक स्कीम के तहत किया जाएगा, जिसके अंदर क्लास 10th 11th 12th 9 10th 11th 12th जो जितनी भी क्लासेस है उनका जो एवरेज है, जिनका मतलब एक पर्टिकुलर एक स्कीम के तहत सभी मतलब उसकी एवरेज को, उसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाएगा, जिसके तहत बच्चे को मार्क्स दिए जाएंगे। इट बिकेम क्लियर, ये बात साफ साफ दिखाई पड़ी या ये बात साफ हो गई, दैट इवन विद इट्स हाई एम्फेसिस ऑफ एकेडमिक्स, मतलब जो सीबीएसई का जो है ना इम्फेसिस है, इम्फेसिस का मतलब मेन जो उसका कह सकते हो ध्यान है, जो फोकस्ड है, कंसंट्रेशन है, वो एकेडमिक्स को लेकर है। देयर वाज कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब नोटिसेबल, डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब कमी होना, लैकिंग होना फॉर सम स्टूडेंट्स, और मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि मतलब जिनको अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं। कंसिडरेबल मतलब रिमार्केबल, नोटिसेबल, डेप्रीवेशन कमी होना, सम स्टूडेंट नॉट ऑल गॉट अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द सिलेबस, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि अपनी स्टडीज को प्रॉपर तरीके से स्टडी को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए, और ना ही वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज, उनके पास फैसिलिटीज भी नहीं थी। अगर बात की जाए मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट्स जो कि मतलब जहां पर टेक्नोलॉजी की कमी है ही है। अगर हम बात करें नेशनल कैपिटल, हमारे जो दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, और उनके ना ही वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर पाए, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज थी ही नहीं जिससे कि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को कंप्लीट कर पाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने क्या किया, क्लास 12 के एग्जाम्स को कैंसिल किया, और बच्चों की जो एवरेज है उसको ध्यान में रखते हुए उनको मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि हर एक बच्चे को वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिससे कि वो उन एग्जाम्स को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कर पाते या उसको प्रॉपर तरीके से दे पाते। Now let us understand the grammar concept. देखिए, should incorporate, should आपका मॉडल वर्ब हो गया, incorporate आपका V1 हो गया, जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। हैज डिसाइड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। कैन बी कंडक्टेड, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। टू असेस, 2 प्लस V1 हो गया जो कि आपका इंफिनिटिव केस है। द वाइड कवरेज ऑफ बोर्ड, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो उसका जो एरिया है बहुत मतलब बड़ा एरिया है उसका, जिसके अंदर अगर बात की जाए 2019 तक का आंकड़ा अगर बात करते हैं, जिसमें 1038 केंद्रीय विद्यालय हैं, उसके अंदर 2727 गवर्नमेंट स्कूल उसके अंदर आते हैं, एंड 17,553 इंडिपेंडेंट स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उसके अंदर आते हैं, एंड 598 जवाहर नवोदय विद्यालय जो नवोदय स्कूल है वो इसके अंदर आते हैं, एंड 14 सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल, और 14 के करीब तिब्बत के जो स्कूल वो आते हैं, एंड स्कूल अब्रॉड, और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि विदेशों के अंदर भी हैं। तो ये मतलब सीबीएसई का जो बोर्ड है वो बहुत बड़ा वाइड है, उसका कवरेज जो उसका क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। एंड द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग मतलब विभिन्नता की बात की जाए, और स्टूडेंट अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स है सीबीएसई के पास, एंड दे वेरिड, वेरिड का मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड, और उनका जो बैकग्राउंड है वो भी अलग है, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं और उनका बैकग्राउंड भी अलग है। वो अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब क्लियरली, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब कंसिडर करना, इस बात को सोचना, और सीबीएसई ने इस बात को सोचा टू सम डिग्री, कुछ हद तक, वाइल ड्राफ्टिंग द स्कीम फॉर द कमिंग ईयर, ड्राफ्टिंग का मतलब वाइल मेकिंग, और सीबीएसई ने जब अभी ये जो एक न्यू स्कीम उन्होंने बनाई है किसको लेकर, एग्जाम्स को लेकर, तो उसने सभी जो उसके स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए उसने अपनी उस प्लान को बनाने की कोशिश की है, जिसमें हर एक बच्चे को बेनिफिट मिलना चाहिए, which includes, और ये जो प्लान है इसके अंदर क्या किया गया, a mix of internal assessment for class 9th, assessment of class 9th and 10th and 11th and 12th, जिसके अंदर उसका जो इंटरनल असेसमेंट होगा जो स्कूल लेवल पे कराया जाता है, तो इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा, 9th और 10th का एक पैटर्न रहेगा और 11th 12th का एक पैटर्न रहेगा, और ये जो
एंड टर्म एग्जामिनेशन, और ये मतलब पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा साल होगा वो 2 टर्म में डिवाइड किया जाएगा। जो फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम्स होंगे वो एक्सपेक्टेड है नवंबर या दिसंबर के आसपास कराए जाएंगे, और जो सेकंड टर्म रहेगा वो आपका मार्च और अप्रैल के अंदर उसके एग्जाम कराए जाएंगे। दे विल बी अ रेशनलाइज। देखो रेशनलाइज का मीनिंग होता है मेक एफिशिएंट, मतलब जब आप किसी चीज को एनालाइज करके, रीजनिंग, एनालाइजिंग विद रीजनिंग, सोच समझ के आप जब किसी चीज को एनालाइज करते हैं उसको रेशनलाइज बोलते हैं। एंड कंपार्टमेंटेड, कंपार्टमेंटेड का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना या डिवाइड करना। ये जो सिलेबस क्या है, रीजनिंग के तहत सोच समझकर इसको क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। किसको, सिलेबस को स्प्लिट इनटू 2 हाल्व्स, उसको आधा आधा बांट दिया गया है, यानी 50-50% क्या कर दिया गया है सिलेबस को। जो सिलेबस पूरे साल में 100% था उसको अब क्या कर दिया गया 50-50%। 50% सिलेबस टर्म 1 के अंदर आएगा और 50% सिलेबस टर्म 2 के अंदर आएगा। The scheme which has the benefit of advanced planning unlike the past year। अगर पिछले साल की तरह बात की जाए तो पिछले साल तो कोई किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन इस साल सीबीएसई ने मतलब किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने की मूड में नहीं है सीबीएसई, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्या कर दिया है, इस पूरी स्कीम को उसने ड्राफ्ट कर दिया, उसने बना दिया है। और टर्म 1 के अंदर 50% सिलेबस कवर किया जाएगा और टर्म 2 के अंदर अनदर 50% सिलेबस कवर किया जाएगा। must be responsive to the issues faced by the institution in remote locations। और मतलब ये जो स्कीम है, ये स्कीम क्या है, सभी के लिए रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, सभी के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। टू द इश्यूज फेस्ड बाय ऑल द इंस्टीट्यूशन, सभी के सभी इंस्टीट्यूशन जो चाहे रिमोट एरिया के अंदर क्यों ना हो, ये जो पर्टिकुलर अगर बात की जाए, ये जो स्कीम है वो सभी के लिए रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, सभी का इससे फायदा होना चाहिए। एंड द डेप्रिवेशन, कमी, डेप्रिवेशन का मतलब कमी होता है, फेस बाय लेस प्रिविलेज स्टूडेंट्स, और मतलब वो बच्चे जिनके पास कमी है, वो बच्चे जिनके पास कमी है, लेस प्रिविलेज्ड है, मतलब दोस्त डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट्स, जिनको वो सारे के सारे बेनिफिट्स नहीं मिले। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको किसी भी तरह का जिसको किसी भी तरह का फायदा ना मिले। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई ने इस बात की कोशिश की है कि हर एक बच्चा और हर एक इंस्टीट्यूशन को क्या होना चाहिए, इस स्कीम से बेनिफिट होना चाहिए। और उसने इस पूरे के पूरे जो एग्जाम था, इस पूरे के पूरे सिलेबस को उसने हाफ हाफ 50% टर्म 1 के अंदर, 50% टर्म 2 के अंदर उसने इस तरीके से उसको स्प्लिट कर दिया, इस तरीके से उसको बांट दिया है। और किस चीज को ध्यान में रखते हुए, कोविड के दौर को ध्यान में रखते हुए इस चीज को उन्होंने डिसाइड किया है। Now let us understand some grammar concept of that slide। देखें, सबसे पहले अगर बात करते हैं वेरिड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आपका नाउन हो गया तो वेरिड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वाइल आपका कंजक्शन हो गया, उसके बाद वाइल के बाद आप जीरेंड यूज करते हो ड्राफ्ट का, ड्राफ्टिंग बना दिया V1 प्लस ing। रेशनलाइज आपका V3 हो गया। एंड देखो रेशनलाइज्ड आपका V3 हो गया, और कंपार्टमेंटलाइज्ड भी आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सिलेबस आपका नाउन हो गया। मस्ट बी रिस्पॉन्सिव, मस्ट आपका क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। बी प्लस ये रिस्पॉन्सिव आपका बी फर्स्ट फॉर्म हो गया, रिस्पॉन्सिव आपका एडजेक्टिव हो गया। और मस्ट आपका क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को शो करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड स्लाइड, द सीबीएसई स्पेशल स्कीम। और सीबीएसई ने जो अपना एक स्पेशल स्कीम बनाया है, स्पेशल प्लान बनाया है, रिलाइज ऑन का मतलब डिपेंड ऑन सिलेबस, सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से रेशनलाइज डन थ्रू। रेशनलाइज का मतलब उसका डिवाइड करना, उसको रीजनिंग के तहत डिवाइड करना, सोच समझ को उसको जो सिलेबस है उसको स्प्लिट करना, उसको डिजाइन करना। डन थ्रू एक्सपर्ट इवेल्युएशन ऑफ, जिसके अंदर क्या किया गया, एक्सपर्ट इवेल्युएशन के तहत, मतलब जो एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने इसका मूल्यांकन किया। ऑफ इंटरकनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स है, जो रेशनलाइज मतलब जो सिलेबस रेशनलाइज किया गया है कि किस तरीके से सिलेबस को क्या किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है। कितना परसेंट सिलेबस, 50% सिलेबस टर्म 1 में डाला जाएगा, कितना 50% सिलेबस टर्म 2 में डाला जाएगा। तो ये एक्सपर्ट इवेल्युएशन के बाद इस चीज को क्या किया गया, इस चीज को कहीं ना कहीं शेयर किया गया है। एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल ऑफ क्वेश्चन पेपर। सेंट्रलाइज का मतलब जो होता है कंसोलिडेट, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। प्रोटोकॉल का मतलब होता है डिटरमाइनिंग फॉर्मेट एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। वो जो रूल क्या करते हैं, जो डिसाइड करते हैं किसी भी चीज का। प्रोटोकॉल मतलब रूल एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं, ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम
फॉर द टर्म एग्जामिनेशन। और कहीं ना कहीं मतलब अब सेंट्रलाइज करना मतलब सारी की सारी चीजों को अपने पावर, जो चीजें हैं या रूल एंड रेगुलेशंस है वो अपने पास रखना। तो सीबीएसई ने फिलहाल क्या किया है, वो क्वेश्चन पेपर की बात की जाए, मार्किंग स्कीम की बात की जाए, टर्म एग्जामिनेशन को लेकर, तो उसने सारी चीजों को अपने पास सेंट्रलाइज कर लिया है, अपने पास इकट्ठा कर लिया है, या वो सारी पावर जो राइट्स है वो सीबीएसई के पास है। इन केस ऑफ टर्म वन, अगर टर्म वन की बात की जाए तो किस तरह का एग्जाम होगा, इट विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यूज बेस्ड होगा, टाइप टेस्ट, स्ट्रेचिंग, फैलाव, स्प्रेडिंग ओवर 90 मिनट्स, जो कि 90 मिनट का होगा, विद मशीन रीडेबल ऑप्टिकल मार्किंग, जिसके अंदर जो आपने देखा होगा, जो मशीन के तहत उसको चेक किया जाएगा, जो ओएमआर शीट का ओएमआर शीट को चेक करने वाली जो मशीन होती है उसके तहत उसको चेक किया जाएगा। इफ एंड फॉर टर्म टू, और जहां तक टर्म टू की बात की जाए, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर मॉडल, और टर्म टू के अंदर क्या होगा, सब्जेक्टिव आपका पेपर रहेगा, टर्म वन आपका एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, और जो टर्म टू एग्जाम रहेगा उसके अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जो कि सब्जेक्टिव रहेगा आपका। इफ सर्कमस्टांसेस परमिट, अगर सर्कमस्टांसेस ने अलाउ किया, एफिशिएंट सर्कमस्टांसेस बिल्कुल सही रहे, इट मे साउंड, मतलब जिस भी तरह के सर्कमस्टांसेस रहेंगे तो डेफिनेटली इट मे साउंड का मतलब इस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। किसके ऊपर किया जाएगा, अगर सर्कमस्टांसेस ठीक रहे तो डेफिनेटली सी बात है सीबीएसई मतलब एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी, और ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग, मतलब इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर, यानी सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस रहेगा। एमसीक्यूज मॉडल, जो एमसीक्यूज का जो मॉडल है इज क्रिटिक्यूड का मतलब क्रिटिसाइज, आलोचना करना, बाय सम एज इंफीरियर मतलब थोड़ा घटिया स्तर का होना, विद some irrelevant and meaningless questions that add up to the little in term of assessment, helping only the marking scheme। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो कुछ क्रिटिक्स हैं जिन्होंने क्या बोला है कि एमसीक्यूज को असेसमेंट के अंदर शामिल करना ये कहीं ना कहीं मतलब एक घटिया स्तर का है, मतलब उसका क्रिटिसिज्म किया है कि एमसीक्यूज को टर्म वन के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, एंड विद सम इररेलेवेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है इररेलेवेंट, जो रेलेवेंट नहीं है, जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करता नहीं है और मीनिंगलेस होता है, ऐसे क्वेश्चन को खास तौर पर असेसमेंट के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एमसीक्यूज को टर्म वन के अंदर ऐड करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कुछ क्रिटिक्स ने इस बात को क्या किया है, उसकी आलोचना की है। एंड हेल्पिंग ओनली मार्किंग स्कीम प्रोसेस, और उनका ऐसा मानना है कि सिर्फ एमसीक्यू सिर्फ मार्किंग स्कीम में मदद करता है, बच्चों की रीजनिंग के अंदर किसी भी तरह की मदद नहीं करता है। एंड अर्जेंट 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 का मतलब होता है असिस्टेंट, सहायक, टू द एमसीक्यूज पैटर्न कुड बी decentralized process, empowering regional CBSE unit and external experts to consider the state of particular districts and come up the assessment tailored to the specific situation। and देखो यहाँ पर to an adjunct to the MCQs pattern could be decentralized process, और मतलब क्या है, decentralized का मतलब होता है डिस्पर्सिंग पावर, मतलब इन केस मतलब सर्कमस्टेंसेस जिस भी तरीके से होंगे, तो जो पावर अभी फिलहाल सीबीएसई ने अपने पास सेंट्रलाइज की हुई है, तो वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसको डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। किस तरीके से डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है डिस्पर्सिंग पावर को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मतलब अभी तो फिलहाल क्या करेगा सीबीएसई, अगर इनके सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल ठीक होते हैं तो सीबीएसई एग्जाम सेंटर पे ही उसको एग्जाम कराएगा और अगर पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो स्कूल होगा वहां पर एग्जाम को, जो बच्चों का स्कूल होगा, होम स्कूल होगा, वहां पे कराएगा। अगर फिर भी सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है तो बच्चे घर से अपने एग्जाम को करेंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए empowering regional CBSE unit and external expert to consider the state of particular district, उस particular district का state of circumstances देखेंगे, किस तरह के circumstances वहां पर फिलहाल उस टाइम है, and come up with this assessment to tailored का मतलब हो गया suitable स्पेसिफिक सिचुएशन। और उस टाइम सीबीएसई क्या करेगी, जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर
जैसी भी सिचुएशन होगी उसी सिचुएशन के हिसाब से, स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से सीबीएसई असेसमेंट का तरीका अपनाएगी। तो हम इस बात को अभी स्पेसिफिक हम कह नहीं सकते हैं कि इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि जब एग्जाम होंगे, फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम होंगे, ठीक है, उस टाइम किस तरह के सर्कमस्टेंसेज होंगे, और जो सेकंड टर्म के जो एग्जाम होंगे उस टाइम किस तरह के सर्कमस्टेंसेज होंगे। तो उन सर्कमस्टेंसेज को देखते हुए ही सीबीएसई अपनी असेसमेंट जो अपने एग्जाम है उस तरीके से कंडक्ट कराएगी। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखते हैं। सबसे पहले रिलाइज ऑन, ये हो गया इसका तो डिपेंड ऑन, ये अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। स्कीम आपका सिंगुलर था तो इसलिए आपने V1 यहाँ पे यूज कर लिया, उसके साथ SEIS लगा दिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। यहाँ पे देखो सर्कमस्टेंसेस आपका प्लूरल है तो परमिट आपने यूज कर लिया जो कि V1 जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। इज क्रिटिक्यूड पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज होता है। टू कंसीडर, ये आपका 2+V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। एट द सेम टाइम, अगर मतलब एट द सेम टाइम द बोर्ड हैड डिसाइडेड, और उसी वक्त साइमल्टेनियसली द बोर्ड हैज डन, कि बोर्ड ने इस बात को भी किया है, वेल टू प्लान फॉर डिफरेंट सिनेरियोज। तो मतलब बोर्ड ने क्या किया, अलग अलग जो सिनेरियोज होंगे उस टाइम, जो अलग अलग दौर होगा, अलग अलग सर्कमस्टेंसेज होंगे, उसको भी ध्यान में रखकर बोर्ड ने अपना स्कीम बनाने की कोशिश की है। एंड दैट कुड बी इम्पोज्ड बाय द पैंडेमिक, मतलब जो पेंडेमिक से जो इम्पैक्ट होगी, इम्पोज का मतलब ऐसे होता है किसी चीज को थोपना, यानी जो भी पेंडेमिक की वजह से जिस तरह के भी सर्कमस्टेंसेज होंगे, तो बोर्ड उसी तरह की सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अपनी स्कीम को क्या करेगी, वो उसी तरह की स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी, लागू करेगी जिस तरह के हालात रहेंगे। वेयर ईदर ऑफ द टर्म एग्जामिनेशन, जहां पर मतलब दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन टर्म और बोथ कैन बी हेल्ड, अगर मतलब दोनों के दोनों, अगर दोनों में से एक भी कंडक्ट करा सकती है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। अगर सर्कमस्टेंसेस ठीक हुए तो दोनों करा सकते हैं, अगर दोनों ही नहीं कराए गए तो यहां पर क्या हो गया, कुड बी हेल्ड। फिर क्या करेंगे, और मतलब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि दोनों ही नहीं कराए जा सकते, द सेकंड टर्म हैज टू बी कन्वर्टेड, जिसके अंदर सेकंड टर्म को क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द एमसीक्यूज टाइप, और मतलब सेकंड टर्म को भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा एमसीक्यूज टाइप के अंदर। तो डिपेंड करता है किस तरह के सर्कमस्टेंसेस रहेंगे। तो सीबीएसई तो प्लान करती है कि जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, सेकंड टर्म रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। दोनों ही मतलब क्या करेंगे, दोनों ही एग्जाम्स को कराया जाएगा। अगर इन केस मान लो फर्स्ट टर्म को नहीं कराया जाता तो सेकंड टर्म को क्या किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर सेकंड टर्म नहीं कराया जा सकता तो फर्स्ट टर्म को कंसीडर किया जाएगा। तो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। द फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है एडवर्स एंड अनवांटेड इफेक्ट्स, मतलब जो विपरीत परिस्थितियां की बात की जाए, ऑप्शन इन द वर्स्ट केस, और बुरे से बुरे केस के अंदर सिनेरियो इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट। और अगर मान लो दोनों ही टर्म एग्जाम्स नहीं कराए गए तो उसमें क्या होगा, जो स्कूल लेवल पे जो असेसमेंट ली गई है, प्रैक्टिकल्स ली गई है, जो प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है या थ्योरी एग्जामिनेशन लिए गए हैं, टेकन एट होम, जो ऑनलाइन मतलब बच्चों ने घरों से दिए हैं, तो उनको ही कंसीडर किया जाएगा फिर। एंड द एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी हुई है, अंडरस्कोर्स इंफेसाइज करना, किसी चीज पे जोर डालना, द नीड टू टेक ऑनलाइन लेसन्स। तो मतलब ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो इसने क्या कर दिया, इसने किस चीज के ऊपर जोर डाला है कि सभी बच्चों को ऑनलाइन लेसन्स को लेना चाहिए, उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए टू ऑल क्लासेस ऑफ स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे ही क्यों ना हो, सभी के लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस का ही एक ऑप्शन है। एंड फैक्टर इन स्कूल विद स्पेशल नीड, और वो सारे के सारे स्कूल्स जिनको स्पेशल नीड के अंदर है, और उनको भी क्या करना चाहिए, ऑनलाइन जो एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एक जो अभी फिलहाल एक बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ता है, तो उनको भी ऑनलाइन के साथ ही जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो। अभी सीबीएसई ने लॉन्च तो किया है, बहुत अच्छी स्कीम को लॉन्च किया है, बट डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस वुड एग्जिस्ट दैट टाइम, जिस टाइम एग्जाम्स कराए जाएंगे किस तरह के सर्कमस्टेंसेस होंगे, तो उस टाइम उस चीज को हम क्या कर पाएंगे, उसी टाइम उस चीज को एनालाइज कर पाएंगे। हालांकि सीबीएसई ने अभी फिलहाल बहुत अच्छी स्कीम को प्रेजेंट किया, उसने शेयर किया, जिसमें हर एक बच्चे को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, राइट। So this is our editorial. Now let us discuss the grammar concept of last slide. Has done आपको हो गया, past perfect has के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली, can't be held मतलब ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, हैज टू
हैज टू जब कंपल्शन की बात करते हो, जब बताते हो आप बी कन्वर्टेड, मतलब ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू बी कन्वर्टेड आपका इंफिनिटिव प्लस आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। अंडरस्कोर्स का मतलब होता है एम्फसाइज करना। अब एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी आपका सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमने अंडरस्कोर्स यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट अपने साथ एस या ईएस ले लेता है, राइट? कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। So this is all about from my side, dear students. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.